हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन। आज हम देखेंगे। पहले तो मैं सोच रही थी कि इनका 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा दूं, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखे उसके तो बहुत ज़्यादा आपको वो कुछ क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे कि मैडम ने कहाँ से क्या लाकर रख दिया हमारे सामने, ऐसा आप सोचोगे। क्योंकि उन क्वेश्चन को देखने से पहले ज़रूरी है कि आपको थोड़ी बहुत थ्योरी की नॉलेज तो ज़रूरी है, वरना आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को जो थ्योरी बताने वाली हूँ उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी मिस बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप बहुत नुकसान में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, इसके अंतर्गत पहला है समुदाय। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनमें हम की भावना पाई जाती है। ये तो खैर डिफिकल्ट भाषा हो गई, लेकिन हम सरल भाषा में आपको बता देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई एक छोटा सा एरिया ले लो, है ना, तो उस एरिया में कई तरह के लोग होते हैं जो एक ही तरह के सोचते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दर्जी हो गया या कोई नाई हो गया, तो वो उस लेवल में रहते हैं। जैसे नाई के लेवल में रहता है तो उसे नाइयों का समुदाय बोलेंगे। मान लीजिए जैसे कोई सराफा बाजार हो गया, जहाँ सोने चांदी के गहने बेचे या खरीदे जाते हैं, वो एक ही एरिया में रहता है, इसलिए वो उनका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से उनका समुदाय होगा। सभी समुदाय की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, सब अपने समुदाय के बारे में सोचते हैं। बेसिकली जो कहा जाता है कम्युनिटी, समुदाय को हम कम्युनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं, और इनमें हम की भावना पाई जाती है, ये मेन कारण है। आगे देखते हैं समुदाय का आधार या आवश्यक तत्व। अब हम देखेंगे, अभी तो हम परिभाषा सुने हैं इसकी, है ना, अभी जो हम डिस्कस करें परिभाषा है। अब देखते हैं कि इसका आधार या आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह। इसके अंतर्गत क्या होगा, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। अगर लोग ही नहीं होंगे तो काहे का समूह होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं समुदाय तो नहीं कहलाऊंगी, है ना, मैं अकेली समुदाय तो नहीं हूँ, मेरे साथ अनेक व्यक्तियों का समूह होगा, तभी तो समुदाय कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, व्यक्तियों का समूह। अगला है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। एक एरिया फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-4 यहाँ हो गए तो 2-4 वहाँ हो गए। तो एक निश्चित क्षेत्र में होंगे तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आएंगे, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के समुदाय। ठीक है, अगला है सामुदायिक भावना। उनके बीच में आपस में हम की भावना बहुत होती है लोगों के बीच में। जिस समुदाय में हम की भावना नहीं होगी तो वो समुदाय ही नहीं होगा। अगर वो सब मिलकर एक ही बात नहीं बोल सके तो समुदाय की भावना नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए सामुदायिक भावना ज़रूरी है। अगला है हम की भावना की अभिव्यक्ति। मतलब यहाँ हम की भावना बहुत ज़रूरी है, हम की भावना की प्रबल पुष्टि होती है इनमें। तो ये थे समुदाय का आधार और उसके आवश्यक तत्व। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समुदाय की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें पहला है स्वतः विकास। स्वतः विकास यानी कि अपना स्वयं का विकास करते हैं, यानी वो लोग अपने स्वयं का विकास करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। वैसे तो देखिए, अगर कोई इंसान है तो वो एक दूसरे पर तो डिपेंड रहेगा ही, बिना डिपेंड रहे उसका काम नहीं चलता। ठीक है, पर वो खुद में सोचते हैं कि हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आत्मनिर्भर कहा जा सकता है उसे, है ना। स्वतः विकास मतलब अपना स्वयं का विकास करते हैं। अगला है स्थायीपन। स्थायीपन मतलब कि वो फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि 10 यहाँ तो 10 वहाँ, फिक्स रहना चाहिए। फिर ये लगा कि 1 साल बाद यहाँ हो गए तो वहाँ हो गए, नहीं, व्यक्ति हमेशा फिक्स होने चाहिए, स्थायी। ठीक है, अगला हो जाएगा विशिष्ट नाम। समुदाय किसी विशिष्ट नाम पर आधारित हो सकता है, जैसे पंडितों का एक समुदाय हो जाएगा, पटेल उनका एक समुदाय, ठाकुर उनका एक समुदाय, मतलब विशिष्ट नाम होता है समुदाय का। ठीक है, ये विशेषताएं ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए आप। अगला होगा मूर्तता। मूर्तता का मतलब आप समझते होंगे, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, जिनको छुआ जा सकता है उसमें हम
मूर्तता को लेंगे, समुदाय मूर्तता होगी। ठीक है, अगला होगा व्यापक उद्देश्य। इनका उद्देश्य व्यापक होता है। ये छोटे मोटे जो तुटपुंजी वाले जो काम होते हैं ना, ये वो काम नहीं करते, ये बड़े लेवल पर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आरक्षण, ये बड़े लेवल का काम है, इनमें छोटे मोटे तुटपुंजी काम नहीं होते। ठीक है, तो व्यापक उद्देश्य के लिए किया जाता है, ये समुदाय की विशेषता है। ठीक है, अगला देखते हैं सामान्य जीवन। इनका जीवन बहुत सामान्य होता है। यहाँ सामान्य से अर्थ वो जनरल कैटेगरी वाला सामान्य नहीं है। सामान्य का मतलब वैसा नहीं जो जनरल वाला, मतलब ये कॉमन वाला सामान्य है ना, जो सामान्य रूप से होते हैं। सबकी लाइफ मतलब एक जैसी कॉमन होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। अगला देखते हैं सामान्य नियम व्यवस्था। सबके लिए सामान्य नियम व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी लोग होंगे सभी का एक जैसा नियम होगा। जैसे कि मान लीजिए ट्राइबल में आप देखे होंगे, ट्राइबल जो होता है उनका अलग समुदाय होता है, उनके अपने नियम होते हैं। जैसे यहाँ भी अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं कई जनजातियाँ हैं, जैसे गौंड हो गया, भील हो गया, ये इनका अपना समुदाय होता है और सबके अपने नियम और व्यवस्था शैली होती है। ठीक है, उन्हें हम सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। अगला हो जाएगा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब वही मैंने जो अभी स्वतः विकास में बताया, ये लोग सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, यानी कि हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं, जबकि हर व्यक्ति किसी न किसी कारणवश किसी पर भी डिपेंड रहता है। तो ये आत्मनिर्भर में हम इसे लेंगे, है ना। अगला हम देखेंगे, तो ये थी समुदाय की विशेषताएं। अब देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा ये संगठन। अब हम संगठन के बारे में जान लेते हैं कि संगठन क्या चीज है। संगठन की परिभाषा देखते हैं, किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना या उसे चालू अवस्था में रखना, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई क्रमबद्धता और सार्थक व्यवस्था, एक समूह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयास कर पूर्णता प्रदान करना। ये तो होगी किताबी भाषा। अब हम इसे नॉर्मली भाषा में समझ लेते हैं। संगठन का मतलब क्या है? किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बना लो, ठीक है, और उसे चालू रखो। अगर कोई चीज आप संगठन बनाते हैं तो उसे चालू रखो, बंद मत रखो। एक तो क्रमबद्ध होना चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए स्थापित कर रहे हो आप, उसकी व्यवस्था उचित ढंग से होनी चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे कि अब हम इसी की बात कर लेते हैं, महिला एवं बाल विकास की, ठीक है। उनका काम क्या होता है? महिलाओं और बच्चों के विकास पर ध्यान देना, ये उनका मेन फोकस है इसमें, ठीक है। वही उनका उद्देश्य होता है। इसी के लिए संगठन बनाया गया है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। महिला बाल विकास एक समूह है जो किसी काम को एक साथ मिलकर करता है। कोई भी व्यक्ति अकेला काम नहीं करता, उसका पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगे। ये बेसिकली इस चीज़ से समझिए आप, ठीक है। उम्मीद करती हूँ डेफिनेशन आपको समझा दी होंगी मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब संगठन की परिभाषा अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से दी है। जैसे कि ये है मूने, इसने क्या कहा है? संगठन सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय संस्था का रूप है। समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। संगठन मानवीय संस्था का रूप है, ये किसने कहा है? मूने ने कहा है। फ्रेंड्स, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं और इनकी परिभाषाएं हैं, पूरी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक कीवर्ड जो परिभाषा है उससे कीवर्ड निकाल लीजिए, जिससे आप पहचान सके कि इसका ये इसका है करके, ठीक है। जैसे मूने हो गया, इसका क्या है? संगठन मानवीय संस्था का रूप है ना, ये इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन, संगठन परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का ही नाम है। कोई भी कीवर्ड पकड़ लीजिए जो आपके लिए आसान हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चेस्टर बर्नार्ड, इसने क्या कहा है? संगठन एक सचेतन रूप में समन्वित सहयोगी व्यवस्था है। प्रशासन की संस्थागत अभिव्यक्ति ही संगठन है। जैसे इसका कीवर्ड हो जाएगा प्रशासन की संस्थागत अभिव्यक्ति संगठन है। ये किसने कहा है? चेस्टर बर्नार्ड ने, ठीक है। अगला है E.N. ग्लेडन, इसने क्या कहा है? संगठन से तात्पर्य किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की ऐसी संरचना बनाने से है जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। कोई भी कीवर्ड आप
देख लीजिए जो आपको सूटेबल लगे, जिससे आप पहचान सके कि ये इसका है, ये इसका है, इसकी परिभाषा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लूथर गुलिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे जुड़ा एक मॉक टेस्ट आपको अभी जो लगाऊंगी उसमें ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, ये किसका कहना है? लूथर गुलिक का। इतना भी याद रखेंगे आप, उससे पहचान जाएंगे। संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, पूरी डेफिनेशन आपको कवर करने की जरूरत नहीं, कीवर्ड पकड़ के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है J.M. गॉस। इसका क्या कहना है? संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके। नेक्स्ट है उर्विक। उर्विक क्या कहते हैं? संगठन का अर्थ उन क्रियाओं का निर्धारण करना है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो और ऐसे कार्यों एवं वर्गों में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सके। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इनकी पूरी परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक कीवर्ड परिभाषा पढ़िए, जो कीवर्ड आपको सुटेबल लगता है उसके सामने उसके लिखिए, जिससे आप पहचान सके कि हाँ ये लूथर का क्या है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा ये लूथर का है ना, ऐसे याद हो जाए आपको। ठीक है, ये साइंटिस्टों का इस तरह से याद करना आपको ईजी होगा। अगला देखते हैं फिफ्नर। इनने क्या कहा है? संगठन में व्यक्तियों के बीच तथा समूहों और समूहों के बीच इस प्रकार के संबंध जोड़े जाते हैं कि उनमें व्यवस्थित श्रम विभाजन किया जा सके। जैसे इसी का कीवर्ड क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का और समूहों का। किसका कहना है? ये फिफ्नर का। बस इतना याद रखिए, हो गया। अगला है मेसर हियरे। अरे ये तो छोटा सा है, ये तो याद हो जाएगा। संगठन अंधों का हाथी है ना, नॉर्मली भाषा है, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकफारलैंड। ये क्या कहते हैं? एक निश्चित व्यक्ति समूह द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। कोई भी कीवर्ड पकड़ के चलिए जो आपको इजी हो। मैं नहीं कहती कि पूरी परिभाषा याद करो, जो कीवर्ड इजी हो वो उसको पकड़ के चलिए, आपको आसानी से परिभाषा पता हो जाए कि ये साइंटिस्ट का ये कीवर्ड है। ठीक है, अगला है संगठन के घटक या तत्व। अब संगठन के तत्व क्या हैं ये देख लेते हैं हम। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के 3 तत्व माने हैं। ठीक है, 3 घटक माने हैं, जिनमें है संचार, सामान्य उद्देश्य और सेवा की इच्छा। अब संचार से इसने क्या बताया है? संचार का मतलब हमें पता है कि जैसे कि उनके बीच संचार होना, कम्युनिकेशन होना। ठीक है, सामान्य उद्देश्य मतलब उनमें सामान्य उद्देश्य की भावना होनी चाहिए। और सेवा की इच्छा मतलब सेवा की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ये जैसे कि ये है ना RSS, ये सेवा की इच्छा से ही बनाया गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब है फेलिक्स एम लोपेज। इनने संगठन के क्या क्या तत्व बताए हैं? उद्देश्य, क्रियाएं और व्यक्ति। ये जो आप साइंटिस्ट देख रहे हैं, इनके तत्व आपको शब्द के अनुसार याद करने पड़ेंगे। चेस्टर बर्नार्ड का क्या है? संचार, सामान्य उद्देश्य, सेवा की इच्छा। फेलिक्स एम जो लोपेज का क्या है? उद्देश्य, क्रियाएं और व्यक्ति। उद्देश्य वही सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है, क्रियाएं और व्यक्ति है ना, संगठन में व्यक्ति का होना बहुत विशेष महत्व रखता है, यही है उनकी परिभाषा। ठीक है, अगला है हेज एवं जॉनसन। ये क्या कह रहे हैं? उद्देश्य, समूह सदस्यता। उद्देश्य वही सामान्य उद्देश्य होना चाहिए संगठन में, है ना। समूह सदस्यता, उचित कार्य विभाजन, सभी के अलग अलग कार्य होने चाहिए। नीतियां एवं कार्यविधियां, उनकी नीतियां क्लियर होनी चाहिए और कार्यविधियां भी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कार्य होंगे वैसे ही उनकी नीतियां होंगी। ठीक है, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। अगला है जैसा कि है, इसका बाद है संपत्तियां, है ना। संपत्ति मतलब उनके पास संपत्ति भी होनी चाहिए। संपत्ति नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा भाई, संपत्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं संगठन के लक्ष्य या उद्देश्य बताया गया है। इसमें क्या है? पहला, प्रबंध की कार्य कुशलता में वृद्धि करना। इसका मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो क्या काम अच्छे से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बजाय इसके कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरा मिलकर अगर हम कार्य करेंगे, कार्य को आपस में बांट लेंगे, तो वो काम बहुत जल्दी होगा, आसानी से होगा और सरल तरीके से हो जाएगा।
ठीक है। तो प्रबंध की कार्यकुशलता में वृद्धि से आती है संगठन से, ठीक है। ये उसके लक्ष्य उद्देश्य हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ना ये प्रबंध की कार्यकुशलता में वृद्धि का कैसा क्या है ना। अगला देखते हैं, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। जब आप सभी लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो साधन मतलब कि जो रिसोर्सेस होंगे बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और वेस्टेज बहुत कम होगा। मेन कारण ये है, ठीक है। अगला क्या है इसके लक्ष्य, विभिन्न क्रियाओं को आनुपातिक एवं संतुलित महत्व देना। मतलब यह है कि किसी भी क्रिया को हल्के में ना लेना, सबको आनुपातिक और संतुलित महत्व देना, सबका अपना अपना महत्व होना चाहिए, ये कहा गया है बेसिकली इसमें, ठीक है। अगला है संचार समन्वय को सुविधाजनक बनाना। सभी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए सभी के बीच, इससे आपका काम सुविधाजनक तरीके से होगा और जल्दी हो जाएगा। जब तक समन्वय स्थापित नहीं होगा, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं होगी, तब तक कैसे काम चलेगा, ठीक है। अगला क्या है, प्रबंध के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक, यानी जो मैनेजमेंट है आपका वो आप अच्छे से डेवलप करो। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग मिलकर काम करेंगे, प्रबंध के विकास होगा और प्रशिक्षण में सहायक होगा, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट है उसको डेवलप करो, उससे ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, उपकरणों का विकास एवं विस्तार। जो उपकरण यूज़ करना है उनका उचित ढंग से विकास किया जाए, उनका विस्तार किया जाए, उनको बढ़ावा देना है, ठीक है, यही होगा। फिर अगला है संसाधनों, समय व ऊर्जा अपव्यय को बचाना। संसाधनों का उचित ढंग से इस्तेमाल करना, उन्हें वेस्ट नहीं होने देना। अगर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेगी तो सभी समय की बचत होगी और साथ ही साथ ऊर्जा भी बचेगी, सब मिलकर काम करेंगे और काम जल्दी होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे संगठन के प्रकार देख लेते हैं। 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, औपचारिक और अनौपचारिक। संगठन के 2 प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक का अध्ययन करते हैं। औपचारिक संगठन क्या कहलाएगा, व्यवस्थित ढंग से सुनियोजित एवं रूपांतरित किया गया हो, प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान हो, विवरण आलेखों, नियमों और सेवा पुस्तिका में दिया गया हो। अब इससे आप अपनी भाषा में सीखते हैं औपचारिक संगठन क्या है। जैसा कि मान लो आप छोटे लेवल पर हो, काम कर रहे हो, तो यारी दोस्ती में जो काम हो जाता है ना वो इसमें नहीं होता। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो यारी दोस्ती नहीं चलेगी, वहाँ आपको हर चीज़ अप टू डेट करना होगा। आपको अपनी सीनियर को रिस्पेक्ट देनी होगी, उनसे सही तरीके से बात करना पड़ेगा, उनका काम सिस्टमैटिक तरीके से ही होगा आपका काम, तभी काम अच्छे से होगा, ठीक है। ये हो जाएगा औपचारिक संगठन। और अनौपचारिक, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, अनौपचारिक में वही यारी दोस्ती वाला काम हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, तो वहाँ बहुत गड़बड़ी हो जाती है ऐसे में अनौपचारिक संगठन में, ठीक है। अनौपचारिक जो होता है उसमें यारी दोस्ती वाला काम छोटे पैमाने में, ठीक है। इसमें मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते का बोलबाला होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मान्यता प्राप्त नहीं होते, इसमें ऐसे ही चलते फिरते डिसाइड होता है अनौपचारिक में। और औपचारिक में मान्यता प्राप्त और सभी आलेख सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से क्रियान्वित होते हैं। औपचारिक संगठन मान्यता प्राप्त होते हैं, अनौपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं होते, ठीक है। कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं अनौपचारिक, लेकिन औपचारिक में अप टू डेट रहना पड़ता है, अनौपचारिक में वो यारी दोस्ती वाला हिसाब, ठीक है। इसमें नीचे परिभाषा दी गई है, साइमन, स्मिथवर्क और थॉमसन। औपचारिक संगठन वह है जिसमें व्यवहार एवं संबंधों को जानबूझकर औचित्यता, लाभदायकता, तर्कपूर्णता के आधार पर संगठन के सदस्यों के लिए योजनाबद्ध कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि 3 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी परिभाषा यूं दी है औपचारिक संगठन की, ठीक है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, देख लीजिए आप, ठीक है। स्मिथवर्क, साइमन और थॉमसन ने इस तरह से परिभाषा दी है। अगला देखते हैं, औपचारिक संगठन के तत्व देख लेते हैं, क्या क्या तत्व हैं इसके। तर्कसंगत संरचना, जो भी आपका स्ट्रक्चर हो तर्कसंगत होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी वैध ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए,
सही तरीके से लेवल बाय लेवल चलना चाहिए। औपचारिकता के यही विशेष महत्व है। ठीक है, अगला क्या है, वस्तुनिष्ठता मतलब जवाबदेही। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही होना चाहिए मतलब आपका एक गोल होना चाहिए, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि महिला बाल विकास को ही ले लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, महिला एवं बच्चों की देखरेख करना। उसका एक गोल है जवाबदेही, वो अपने सीनियर्स के प्रति जवाबदेही है। अगर आप नहीं करोगे काम तो आपको ऊपर जवाब देना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठता मतलब जवाबदेही। ठीक है, अगला क्या है, समन्वय एवं संचार। आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन दोनों होना चाहिए। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन और संचार मतलब कम्युनिकेशन, दोनों होना चाहिए। ये औपचारिक संगठन के तत्व हैं। और क्या है, अधिकतम कार्य, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कार्य होना चाहिए, ये उसकी तत्व हैं। ठीक है, औपचारिक संगठन के। अब देख लेते हैं क्या औपचारिक संगठन के सिद्धांत। ये तो तत्व हो गए, अब सिद्धांत की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आएंगी। तो यहीं से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, औपचारिक या अनौपचारिक। तो ये औपचारिक है, वैज्ञानिक प्रबंध एक औपचारिक है। ठीक है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको जो पूछा जाएगा MCQ, जो मॉक टेस्ट लगाऊंगी, वो पूरा ही आप क्लियर कर लोगे। इसलिए ध्यान से सोच कर समझ के पढ़िए। ठीक है, अगला है शास्त्रीय या यांत्रिकी सिद्धांत। जितने भी शास्त्रीय यांत्रिकी सिद्धांत आएंगे वो औपचारिक सिद्धांत में आएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है पद सोपान एवं नौकरशाही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे इसके, है ना। हमारे जितने भी गरिमामय पद हैं जैसे कि ऑफिसर हो गया, कलेक्टर हो गया, ये सब औपचारिक में आएंगे। नौकरशाही ये सब सिविल सर्वेंट हैं। ठीक है, अगला क्या है, अब ये बताया गया है कि औपचारिक संगठन के समर्थक कौन कौन है। देख लीजिए अच्छे से, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, मूने, उर्विक, टेलर, मैक्स वेबर, ये औपचारिक संगठन के समर्थक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। चलिए अगला देखते हैं। औपचारिक संगठन की अब विशेषता देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषता है। तर्क संगत संरचना, इनकी संरचना तर्क संगत होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, युक्ति संगत व्यवहार के अनुसार कार्यपूर्ण। हर जो भी आप काम कर रहे हो व्यवहार संगत होना चाहिए, पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि ऐसा कैसा क्या क्या काम होगा। ये औपचारिक संगठन की विशेषताएं हैं। अगला है पूर्णतः वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी। इसमें हर चीज़ पारदर्शी होती है, कहीं भी चोरी छुपे वाला काम नहीं है, जो भी है स्पष्ट है। ठीक है, अगला क्या है, प्रत्येक स्तर पर स्थिति अधिकार एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित। इसका मतलब ये होता है कि हर स्थिति में आपके जो अधिकार है वो यथासंभव सेफ हैं और उत्तरदायित्व, आप दूसरे के प्रति उत्तरदायी हो। आप अपने सीनियर को जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा हर समय आपको, ये आपकी विशेषता है ना। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा यहाँ पर। अगला क्या है, श्रम विभाजन संभव। इसमें कामों का बंटवारा कर दिया जाता है ताकि हर काम सुनिश्चित ढंग से यथासंभव हो सके। ठीक है, अगला क्या है, मानव की जगह उसकी भूमिका एवं कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, औपचारिक संगठन में क्या होता है, मानव की जगह उसकी कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब देख लेते हैं औपचारिक संगठन को और किस किस नाम से जानते हैं। औपचारिक संगठन के सिद्धांत को बंद पद्धति सिद्धांत कहा जाता है। पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। औपचारिक संगठन के सिद्धांत को बंद पद्धति सिद्धांत या सार्वभौमिकता रूपरेखा सिद्धांत भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला देखते हैं अनौपचारिक संगठन, वही भाई भतीजावाद वाली, यारी दोस्ती वाली। देखते हैं इसका। अनौपचारिक संगठन में क्या होता है, निर्मित और लिखित नहीं होते, ये पंजीबद्ध नहीं होते, याद रखिएगा। औपचारिक पंजीबद्ध होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, विकसित और संगठन के सामाजिक संबंधों के रूप में व्यक्त होते हैं। इन्हें कोई कभी भी स्थापित कर सकता है, ऐसे ही है। ठीक है, आगे क्या है, अब इसके साइंटिस्ट ने अलग अलग परिभाषा दी है। क्या क्या है देखिए। अनौपचारिक संगठन ऐसे कार्यात्मक संबंध है जो कि लंबे अरसे तक एक साथ काम करने वाले लोगों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं।
मैंने पहले भी कहा है, हर साइंटिस्ट का एक कीवर्ड पकड़ कर चलिए, या आप ही डिसाइड करिए आपको कौन सा कीवर्ड पकड़ना है जिससे आप याद कर सको। ठीक है, जैसे कि पारस्परिक अंतक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होने वाला अनौपचारिक संगठन किसका कहना है? ये वाइट का है। चेस्टर बर्नार्ड ये क्या कहते हैं? अनौपचारिक संगठन कोई बुराई नहीं है, बस एक आवश्यकता है। यदि इस प्रकार का संगठन बनाया नहीं गया तो इसे बनाना पड़ेगा। ये कौन कहता है? चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। अगला कौन है? अब है कौन कौन से सिद्धांत है जो अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। हमने देखे थे कि औपचारिक संगठन के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब देखेंगे अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत कौन कौन सिद्धांत आएंगे। तो ये हैं मानव संबंधी सिद्धांत, अनौपचारिक होंगे। व्यवहारवादी है ना, वो भी अनौपचारिक होगा। संचार समन्वय अनौपचारिक। अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन, ये सब अनौपचारिक। अब अनौपचारिक सिद्धांत को कौन कौन सपोर्ट करता है? वाइट, बर्नार्ड, डेविस, साइमन, फोलेट और मेयो, ये औपचारिक संगठन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, समर्थक हैं इसके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं, क्या विशेषताएं ये भी देख लेते हैं। स्वतः ही उत्पन्न एवं विकसित हो जाती है, ये तो मेन विशेषता है। अनौपचारिक संगठन की विशेषता क्या है? ये अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, अपने आप ही विकास करने लगती है। ठीक है, ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, अपने आप ही स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, कभी बंद हो जाएगी, ऐसी है ये, खुली पद्धति है ये कि चले आओ सब, जितने हैं सब चले आओ। अगला क्या है? औपचारिक आलेखों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। लिखा पढ़ी में कोई समय व्यर्थ नहीं होता इसमें, और औपचारिक में लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सब चले आओ, है ना। अगला क्या है? यह मनुष्य की बहुमुखी प्रकृति को ध्यान में रखता है। अगला क्या है? मनुष्य और उसकी संवेदनाओं में पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इसमें यही इमोशन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कार्यों में नहीं, सिर्फ इमोशन चलेगा उसमें। अगला क्या है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया सामाजिक ढांचा है। अनौपचारिक संगठन को खुली पद्धति कहते हैं, औपचारिक संगठन को बंद पद्धति और अनौपचारिक संगठन को खुली पद्धति कहते हैं। हाईलाइट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी चीज मिस नहीं करना वरना बहुत दिक्कत में आ जाओगे। अगला देखते हैं संगठन के आधार। अब इसके आधार क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लूथर गुलिक ने 4 दिए हैं। 4P नाम से क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में देखा था मैंने। 4P क्या है? लूथर गुलिक ने 4 दिए हैं इसके संगठन के आधार, ये आधार हैं संगठन के। 4P, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। अब बोलेंगे 4 तो 4 तो दिख रहे हैं, P क्या है इसमें? उद्देश्य मतलब पर्पस, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, व्यक्ति मतलब पर्सन और स्थान मतलब प्लेस। ये है 4P। ठीक है, उद्देश्य के अंतर्गत क्या देखेंगे हम? सारे लोग जो किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, चाहे उनकी प्रक्रिया कुछ भी हो, जैसे रक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए हैं, तो इनका लाभ क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ये तो हो गई किताबी भाषा। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। जो सारे लोग एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, ये उद्देश्य उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे रक्षा विभाग, उनका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है कि उनको क्या करना है। शिक्षा विभाग शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। लाभ में लक्ष्य में समानता। उद्देश्य के लाभ क्या है? लक्ष्य में समानता है, उत्तरदायित्व तय करने में सरलता होती है, जल्दी काम हो जाते हैं। और इसकी हानियां है कार्यों में दोहरापन आ जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट हो जाते हैं। श्रम विभाजन व कार्य विशेषीकरण के विरुद्ध। श्रम विभाजन बांटा नहीं जाता और किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता, ये उसकी हानियां हैं। ठीक है, याद रखना है हमें लाभ और हानि, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। अगला है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। तकनीकी कुशलता इसमें बहुत ज़्यादा होती है प्रक्रिया में। जैसे मान लीजिए इंजीनियर हो गए, इनका विशेष टेक्निक का कार्य होता है जिसमें वो कुशल होते हैं। मतलब इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, डॉक्टर काम डॉक्टर का करेगा। अगर इंजीनियर का काम डॉक्टर करने लगा तो हो गया फिर काम।
है ना, यही चीज़ इसमें बताया गया है। तकनीकी कुशलता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। अब इसके लाभ देख लेते हैं क्या क्या है। प्रक्रिया के आधार पर निर्माण होता है, तो तकनीक की प्रविधियों और प्रयोगशालाओं का अधिकतम उपयोग संभव है। अगर प्रक्रिया प्रोसेस अगर अच्छी होगी तो प्रयोगशालाएं और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, उसमें तकनीक की नई नई तकनीकों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्रक्रिया हमें पहले से डिसाइड करनी पड़ती है कि ऐसा क्या करना है। समन्वय और सारे तकनीकी लोग एक ही तकनीकी विशेषज्ञ के अधीन होते हैं, एक ही इसमें बॉस होता है और सारे उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन आसानी से अपने अपने कार्य का विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन होता है और श्रमिकों को अपना अपना काम बांट दिया जाता है, वो अपने अपने हिसाब से अपना काम करते हैं और काम जल्दी होता है। ये इसके लाभ हैं। अपव्यय कम होता है, कम खर्च होता है, फालतू का खर्चा नहीं होता, सबको अपना काम पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, समय की बर्बादी नहीं होती, मेन कारण। ठीक है, प्रक्रिया में। अब क्या है, अब इसकी हानि देख लेते हैं। विलम्ब, यदि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो वहाँ फॉर्मेलिटी भी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी, लिखित मौखिक हर चीज़ की प्रक्रिया फॉर्मेलिटी आपको निभानी होगी। ठीक है, दूसरे विभागों से सही समन्वय नहीं, जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से समन्वय स्थापित नहीं करता, कोऑर्डिनेशन अगर सही नहीं है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, विभागों में सही तालमेल ना हो तो। अगला क्या है, विशिष्ट ज्ञान के कारण अहंकार की भावना विकसित हो जाती है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा ज्ञान है किसी एक व्यक्ति को तो अहम की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, अगला क्या है, प्रशासकीय क्षमता का अभाव। वैसे तो ये टेक्निकल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, इनके पास एक वाजिब तरीका नहीं होता वहाँ पर बने रहने का, प्रशासकीय क्षमता का अभाव होता है। वैसे तो सब आता है, लेकिन जो ठोस आधार होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है, उचित जनसंपर्क नहीं आता इनसे कुछ, मतलब ये लोग अपने काम से काम रखते हैं, बाकी चीज़ें गई, बस जितना काम है उतना तक सीमित रखो, हो गया। अगला देखते हैं, व्यक्ति। 4P में थर्ड क्या है, व्यक्ति। जब किसी विभाग का गठन समाज के किसी वर्ग की समस्या के विशेष समाधान के लिए बनाया गया तो यह कहा जाता है कि ऐसे विभाग का आधार सेवा किए जाने वाले ग्राहक या व्यक्ति हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब आसान भाषा में आपको बता देती हूँ। समाज का कोई एक वर्ग, जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेबर की हेल्प के लिए बनाया गया है लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका बेस क्या है, सेवा की भावना, सेवा से करने वाले काम है ये। ठीक है, वो होता है, ये व्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया। अब इसके लाभ देखते हैं क्या क्या है। उत्तरदायित्व का निर्धारण आसान हो जाता है, हर व्यक्ति को अपना अपना उत्तरदायित्व समझ में आता है। आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए वरदान है ये। ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं, लेकिन उनके लिए वरदान हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े होते हैं उनके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वो उनके लिए वरदान साबित हो जाती है। ठीक है, अगला क्या है, लोगों को सिर्फ एक ही विभाग से संपर्क करना होता है, मतलब कि इनका एक ही हेड होता है, 10-15 हेड नहीं होते, सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर चलते हैं, विभाग से संपर्क करना पड़ता है इनको। ठीक है, अगला है हानि है, अब इसकी देख लेते हैं। हानि क्या क्या है, सभी विषय के जानकार पर विशेषज्ञ नहीं, लेकिन पता सब होता है। इनको पता सब होता है लेकिन कोई विशेषज्ञ नहीं होता, इनके लिए कोई विशेषज्ञ नहीं होता है। इनको पता तो सब रहता है किसको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कोई एक विशेषज्ञ नहीं होता, सभी विषय के समान जानकार होते हैं। ठीक है, दबाव, समूह का दबदबा। कोई अगर अच्छा दबाव बस बनाने वाला व्यक्ति है, दमदार व्यक्ति, तो वो समूह पर दबदबा बनाता है। ठीक है, ये इसकी हानि है। और क्या है, दक्षता नहीं आ पाती, कमज़ोर वर्ग है, दक्षता नहीं आ पाती, काम करने में व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो अगला है स्थान। क्षेत्र के आधार पर बनाए गए संगठनों को हम स्थान सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। इसमें सभी लोगों को एक साथ एक ही क्षेत्र के होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कोई जगह लेकर बनाई जा सकती है, प्लेस का मतलब ये है। ठीक है, स्थान, प्लेस। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, एक ही क्षेत्र के विकास में उपयोगी है, ये इसका लाभ है। अविकसित एवं अल्प विकसित प्रदेशों के लिए विकास के लिए है ये, क्योंकि कम एरिया में ये ऑर्गेनाइजेशन है।
यात्रा एवं संचार पे कम खर्च, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक ही सीमित क्षेत्र पे स्थापित की गई है सीमित लोगों के लिए, तो खर्च कहाँ से होगा और संचार व्यवस्था भी कहाँ से होगी, है ना। अब है इसकी हानियां देख लेते हैं। क्षेत्रीयता जैसे संकीर्ण भावना जन्म लेती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही क्षेत्र में आप ऑर्गेनाइजेशन एक ही व्यक्तियों लोगों के लिए कर रहे हैं, समान क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए, तो ऐसे में संकीर्ण भावना जन्म लेती है, हीन भावना जन्म ले लेती है। राष्ट्रीय नीतियों से मेल नहीं खाते। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था राष्ट्रीय नीतियों से मेल नहीं खाती हैं। क्षेत्रीय गुट संगठनों पर हावी होकर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं। अगर क्षेत्रीय संगठन है, मतलब आप एक ही स्थान पर हैं, एक ही स्थान का विकास विस्तार कर रहे हैं स्थान के आधार पर, तो आप में क्या होगा, गुटबाजी चलेगी, है ना। अपने प्रभाव का गुटबाजी चलेगी तो अपने प्रभाव का दुरुपयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे अब तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी बताए हैं आपको। ये जो हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है वही सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन। प्रबंधकीय गुण के अंतर्गत ये जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। जो थ्योरी बताई उसी से आपके आगे जो क्वेश्चन आने वाले मॉक टेस्ट, उसी में ये रिपीट होंगे। तो मॉक टेस्ट में मैं आपको विस्तार से नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपसे पूछूंगी और आपको थोड़ा बहुत हिंट करूंगी इसका ये है करके। आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है। ज़्यादा थ्योरी मैं आप लोगों के लिए वैसे लेकर नहीं आई हूँ, थोड़ी बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मेरी भाषा अगर आपको समझ में आ रही है, आपके मन तक, आपके दिमाग तक पहुँच रही है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मैंने इसके सिर्फ 2 वीडियो बनाए हैं, एक ये, इसके बाद में जो वीडियो है उसमें भी थोड़ा सा थ्योरी है और बाकी के मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। उसमें ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। 2 वीडियो में ये सब टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।